नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। सॉरी, कुछ दिन मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे लैपटॉप में, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगी। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ प्याजे। तो उसमें हमने प्याजे के जो कॉन्सेप्ट थे उसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन उसमें कुछ स्टेजेस थी, जो 4 स्टेजेस हैं प्याजे के अनुसार, वो रह गई थी। तो इस वीडियो में हम उस स्टेजेस को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो प्याजे ने स्टेजेस दी है वो कौन कौन सी है। तो पहली स्टेज जो है सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था बोलते हैं। दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी जो है स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, ठोस संक्रिया की अवस्था। चौथी जो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो आइए हम उन जो 4 स्टेजेस हैं उनको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी पेशी अवस्था। देखते हैं कि वो क्या है। दिस स्टेज लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर। एट दिस स्टेज इन्फेंट आर prone to physically moving thing around, trying to identify object, grasping object, and often studying them by putting them in their mouth among other activities. मतलब जो संवेदी पेशी अवस्था है ये जन्म से 2 साल तक की होती है। 2 ईयर की स्टेज मानी जाती है जन्म से। इस अवस्था में जो इन्फेंट होता है या जो शिशु होते हैं उनके जो भी क्रियाएं होती हैं वो शारीरिक रूप से चीज़ों को इधर उधर करना, बॉडी मूवमेंट, वस्तुओं की पहचान करने की कोशिश करना, किसी चीज़ को पकड़ना और उसे फिर मुंह में रख लेना। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं कि कोई भी चीज़ उनके हाथ में गई और वो मुंह में रख लिया। तो जो संवेदी पेशी अवस्था है ये जन्म से 2 साल की होती है और इसमें बॉडी मूवमेंट, चीज़ों को पकड़ने की एक्टिविटी और चीज़ों को मुंह में डालने की एक्टिविटी बच्चा ज़्यादा करता है। तो प्याजा ने कुछ इसके सब स्टेजेस दिए हैं जो 6 प्रकार की हैं। तो देखते हैं कि जो उप अवस्था या सब स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली जो है द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड द स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी विच लास्ट फ्रॉम बर्थ टू 20 days। मतलब ये जो सब स्टेज है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्टिविटी की स्टेज। तो इसमें ये बर्थ से 30 दिन तक होती है। इन दिस स्टेज द चाइल्ड डज ओनली रिफ्लेक्स एक्टिविटी। ये जो स्टेज होती है इसमें बच्चा क्या करता है, केवल प्रतिवर्त क्रियाएं जो होती हैं, रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वही करता है। रिफ्लेक्ट एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है चूसना। मतलब कोई भी चीज़, अंगूठा या कोई भी चीज़ जो मुंह में उसके दे दी जाए तो वो बच्चा जो है वो सिर्फ चूसता रहता है। तो इसमें सकिंग रिफ्लेक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। हम आइए हम देखते हैं जो सब स्टेज है सेकंड वो कौन सी है। तो जो सब स्टेज सेकंड है वो है द सेकंड स्टेज इज द स्टेज ऑफ प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। मतलब प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो सब स्टेज है सेकंड वो है। तो आगे देखते हैं which is of 1 month to 4 month duration. In this stage of infants, reflex activity are somewhat modified by their experience, repeated and become more coordinated with each other. These behavior are called primary because they are they are the major reflex action of their body, and they are called circular because they are repeated. मतलब जो सेकंड स्टेज है उसको हिंदी में बोलेंगे दूसरी अवस्था जो है प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था कहलाती है। ये जो स्टेज होती है 1 महीने से 4 महीने की अवधि होती है इस स्टेज की। इस स्टेज में जो इन्फेंट होते हैं उनमें रिफ्लेक्स एक्टिविटी तो होती है, उनका एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है या दोहराया जाता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट होता है। और इनके जो ये व्यवहार होते हैं इनको इसीलिए प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इनके शरीर की प्रमुख जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती हैं उन्हें सर्कुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो दोहराई जाती हैं, जो भी एक्टिविटी होती है। क्योंकि जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वो दोहराई जाती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हाथ में लेके बच्चा मुंह में डालने की कोशिश करता है। बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगता है 1 से 4 मंथ की अवधि में।
तो जो थर्ड सब स्टेज है वो है, द थर्ड स्टेज इज द स्टेज ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, मतलब उसको सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन या गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था बोलते हैं। अब ये जो स्टेज है विच लास्ट फॉर 4 to 8 मंथ, मतलब ये स्टेज जो है 4 से 8 साल की अवधि, सॉरी 4 से 8 महीने की अवधि होती है। इस स्टेज में जो बच्चा होता है, इन्फेंट कंसंट्रेट मोर ऑन मैनिपुलेटिंग एंड टचिंग ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नॉट ऑन द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ हिज बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो वस्तुओं को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उलटने पुलटने तथा छूने पर अधिक ज़्यादा ध्यान देता है, और ना कि वो अपने शरीर की जो प्रतिवर्त क्रियाएं होती है, इसमें जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन उस चीज़ों को मैनिपुलेट करने में ज़्यादा ध्यान देता है। और इसके अलावा वो जानबूझकर कुछ ऐसे अनुक्रियाएं करता है या ये ऐसी चीज़ें करता है जो दोहराता है, जो उसे बहुत ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, रोचक होता है उसके लिए। हम कह सकते हैं मनोरंजन वाली चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट है 4 सब स्टेज ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्केमेटा इज द 4th मेजर स्टेज विच इज ऑफ 8 मंथ टू 12 मंथ। मतलब ये जो स्टेज है 8 मंथ टू 12 मंथ की ड्यूरेशन का है। इन दिस पीरियड द चाइल्ड स्टार्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गोल्स एंड द मीन्स ऑफ रीच इट। मतलब इसमें जो बच्चा होता है, सबसे पहले तो ये स्टेज जो है 8 महीने से 12 महीने की अवधि होती है इसमें, और इस अवधि में जो बच्चा होता है को गोल पर पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। यदि फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे से कोई खिलौना छिपा देते हैं, तो उसको ढूंढने के लिए इधर उधर नज़रें घुमाता है और उसकी खोज जारी रहती है जब तक वो मिल नहीं जाता है। दूसरी चीज़, इस ड्यूरेशन में जो बच्चा होता है उसमें किए जाने वाले जो कार्य होते हैं उसमें इमिटेशन या हम कह सकते हैं अनुकरण करना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में जो बच्चा होता है वो स्कीमा सीखते हैं, वो उनका वे एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सामान्यीकरण करना भी प्रारंभ कर देते हैं इस स्टेज में। आइए देखते हैं 5वीं सब स्टेज क्या है। तो 5वीं सब स्टेज जो है वो है स्टेज ऑफ टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। हम देखते हैं इस अवस्था में क्या है। इज द 12 मंथ टू 18 month duration in this stage, the child try to learn the priorities of object by trial and error method। मतलब ये जो अवस्था है ये 12 से 18 मंथ की अवधि होती है इसमें, और इसमें बच्चा क्या करता है, इस में किसी चीज़ की ट्रायल और एरर करने की कोशिश करने लगता है। मतलब जैसे कि बच्चा आग को देखता है और जब तक वो आग को मतलब आग को देखता है और उसकी तरफ लपकता है, हम बच्चे को मना करते हैं फिर भी नहीं मानता है। वो एक बार जब आग को छू लेता है और उससे दर्द का आभास होता है तो वो फिर दोबारा आग की तरफ नहीं जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये ट्रायल एंड एरर की अवधि है बच्चे की। इस अवस्था में उनकी जो शारीरिक क्रियाओं की जो अभिरुचि होती है वो कम हो जाती है। वे जो बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को लेकर प्रयोग करते रहते हैं। ज़्यादातर बालकों में उत्सुकता अभिप्रेरक ज़्यादा होता है इस समय, तथा उनमें वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराकर अध्ययन करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है इस पीरियड में। नेक्स्ट एंड लास्ट सब स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज की देखते हैं क्या है। स्टेज ऑफ द इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या है, इट इज़ द लास्ट स्टेज विच लास्ट फ्रॉम 18 मंथ टू 24 मंथ। दिस इज द स्टेज इन विच द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। इन दिस पीरियड द चाइल्ड स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग इवन टू दोज थिंग विच आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल। दिस property is called object permanence. In other word, at the age of 3-4 month infant used to think that an object exists when it is front of them, but that is ceased to exist when the object move away from them। इसमें क्या होता है, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की जो अवस्था होती है, इसमें ये जो अवस्था है 18 से 24 महीने की होती है। और ये जो अवस्था है इसमें जो बालक होता है वो चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। इस अवधि में बालक उन वस्तुओं के प्रति अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो ऑब्जर्वेबल नहीं होती हैं।
मतलब जो दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, और इस गुण को वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो बालक 3-4 महीने की उम्र में ये सोचते हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है, या फिर मतलब जब तक व्यक्ति उसके सामने होता है तब तक ये होता है कि व्यक्ति उसके सामने है, और वो उसका एग्जिस्टेंस उसके सामने बना रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन जैसे ही वो वस्तु या वो व्यक्ति हट जाता है, उनका स्थायित्व खत्म हो जाता है। तो इसे ही वस्तु स्थायित्व का गुण कहा जाता है। तो ये लास्ट सब स्टेजेस थी। अब आइए देखते हैं सेकंड स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज जो सेकंड स्टेज है, तो देखते हैं कि प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज या प्राक संक्रियात्मक अवस्था क्या है। दिस स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फ्रॉम 2 ईयर टू 7 ईयर। इन अदर वर्ड इट इज़ द स्टेज विच इज़ ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। मतलब ये जो अवस्था है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ये 2 साल से 7 साल की ड्यूरेशन होता है इसमें। दूसरे शब्दों में ये अवस्था जो होती है, आगे हम देखते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड की अवस्था कहलाती है। प्याजे डिवाइड दिस स्टेज इनटू 2 पार्ट, द प्री कंसेप्चुअल पीरियड एंड द इंट्यूटिव पीरियड। प्याजे जो हैं उन्होंने इस अवस्था को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जो है प्राक संक्रियात्मक अवधि या प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड है। दूसरा जो है अंतर्दर्शी अवधि या इंट्यूटिव पीरियड है, प्राक संप्रेत्यात्मक अवधि या प्री कंसेप्चुअल पीरियड। दूसरा जो है इंट्यूटिव पीरियड या अंतर्दर्शी अवधि कहलाती। सेकेंड स्टेज जो है प्राक संक्रियात्मक अवधि या फिर प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोलते हैं। तो देखते हैं उसमें क्या है। दिस पीरियड इज फ्रॉम 2 ईयर टू 4 ईयर। इन दिस स्टेज चिल्ड्रन डेवलप सिग्निफायर्स। बाय सिग्निफायर इट इज मीन दैट चिल्ड्रन बिगिन टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट, वर्ड, इमेज एंड थॉट आर डन फॉर समथिंग। ये जो अवधि होती है 2 से 4 साल की होती है। इस अवस्था में बालक सिग्निफायर्स विकसित कर लेते हैं, मतलब जो सूचकता होता है वो विकसित कर लेते हैं। जैसे सूचकता जो होता है, जैसे किसी शब्द के प्रति, किसी चीज़ की या वस्तु के प्रति मन में इमेजेस लाना, थॉट लाना, उनके बारे में सोचना, ये सूचकता कहलाता है। तो इसमें सूचकता डेवलप हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें तो सिंबल और साइन, किसी भी ठोस वस्तु से मानसिक चिंतन जो होता है, उसका मतलब मानसिक चिंतन कर लेते हैं। जैसे किसी चीज़ को देखा और उसके बारे में मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। साइन देखी, सिंबल देखा, उसके बारे में सोच लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे कि माँ की आवाज़ सुनते हैं, तो जब माँ की आवाज़ सुनते हैं बच्चे, तो इसमें माँ की इमेज बनती है उनके सामने। जैसे किसी वस्तु के बारे में सोचा तो उसके बारे में भी मेंटल रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु या घटना हो उसके बारे में अमूर्त चिंतन वो कर लेते हैं। ये जो शब्द होते हैं भाषा के अन्य पहलू सबसे सामान्य चिन्ह के उदाहरण हैं। प्याजे के अनुसार जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था या प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट है, उसमें महत्वपूर्ण साधन माना गया है साइन और सिंबल को। इस अवस्था में जो बालक होते हैं उसमें सिग्निफायर का अर्थ समझना होता है, साथ ही चिंतन एवं कार्य दोनों पे, मतलब कार्य भी करते हैं और चिंतन भी करते हैं। इसीलिए इसको प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोली गई। अब नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं प्याजे जो हैं इन्होंने 2 लिमिटेशन बताई है इस अवस्था की। तो देखते हैं वो लिमिटेशन क्या है। पहला जो है जीववाद या एनिमिज्म पॉइंट टूवर्ड सच अ लिमिटेशन इन द थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन इन विच द चाइल्ड कंसिडर्ड inanimate thing as alive, like car, fan, window, cloud, all come alive for him। मतलब इनका मानना है कि जो जीववाद होते हैं बालक में, जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हुई दिखाई देती हैं, तो इनको लगता है कि वो सारी सजीव वस्तुएं हैं। मतलब जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको मूवमेंट करते हुए देखते हैं तो इनको लगता है सजीव वस्तुएं होती हैं बच्चों को। जैसे कार, पंखा, हवा, बादल, उसके लिए जो बच्चा होता है उसके लिए सभी सजीव होती हैं। दूसरी लिमिटेशन जो है egocentric। In this the child considered only his own opinion to be correct. He would have come to believe the most of the thing in the world revolve around him। मतलब इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बालक जो होता है वो सिर्फ
और सिर्फ अपने ही विचार को सही मानता है। इससे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है, जो बच्चा होता है उसे कुछ इस तरह का विश्वास हो जाता है कि दुनिया की जो भी चीज़ें हैं वो उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। जैसे वो तेज़ी से दौड़ रहा है तो जो सन है वो भी उसके साथ, सूरज है वो भी उसके साथ दौड़ रहा है, तो सूरज से भी तेजी से चलना वो प्रारंभ कर देता है। जैसे उसकी गुड़िया है तो गुड़िया उसे देख रही है, जैसे भाई बहन है तो उसकी बात माने, तो मतलब वो एक ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है बच्चों में। नेक्स्ट जो है इसमें इंट्यूटिव पीरियड या अंतर्दर्शी अवधि, पहला था प्री कंसेप्चुअल पीरियड, दूसरा इंट्यूटिव पीरियड है। तो देखते हैं इंट्यूटिव पीरियड क्या है। दिस पीरियड इज फ्रॉम 4 year to 7 year। इन दिस पीरियड द चाइल्ड थिंकिंग and reasoning become more mature than before, as a result of which he is able to perform simple mental process which include addition, subtraction, multiplication and division etc, but he does not understand the principle behind these mental process। मतलब जो ये अवधि होती है, ये 4 से 7 साल की अवधि होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो रीजनिंग करने लगता है, मतलब पहले से काफ़ी मेच्योर हो जाता है। इसमें उसके परिणाम स्वरूप जो भी चीज़ें होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग, जो भी होता है वो उन्हें कर पाता है। परंतु उसके पीछे का जो प्रिंसिपल होता है, उन प्रक्रियाओं के पीछे के जो नियम होते हैं उनको नहीं समझ पाता है इसमें। मतलब हम कह सकते हैं जिसमें लॉजिक तो लगा पाता है, लेकिन जो सिस्टमेटिक लॉजिक होती है वो बच्चा इसमें नहीं लगा पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 into 2 4 हुआ है, लेकिन 2 into मतलब 4+2 कैसे हुआ है ये नहीं समझ पाता। मतलब 2 into 4 होता है, लेकिन 4+2 कैसे होता है ये उसको नहीं समझ में आता है। मतलब जो प्रिंसिपल होते हैं, उसके पीछे के नियम होते हैं, वो नहीं समझ में आते। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेज ऑफ कंक्रीट ऑपरेशन, मतलब ठोस संक्रिया की अवस्था। तो जो ठोस संक्रिया की अवस्था है, दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 7 years एंड कॉन्टिन्यूस टिल 12 year। मतलब ये जो स्टेज है ये स्टार्ट होती है 7 साल से और 12 साल तक चलती है। द स्पेशली ऑफ दिस स्टेज इज दैट द चाइल्ड easily solve the problem by performing mental operation on the basis of concrete object, but if a problem is presented by preparing a verbal statement about it without giving those things, then they are unable to reach any conclusion by performing mental operation on such problem। मतलब ये जो अवस्था होती है, जैसे कि इससे पहले हमने डिस्कस किया कि 7 साल से लेकर 12 साल तक ये अवस्था चलती है। इस अवस्था की ये विशेषता है कि जो बालक होता है, मतलब ये इस साल की अवस्था जो होती है, जो बालक होता है वो जो ठोस वस्तुएं होती हैं, मतलब जो कंक्रीट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके आधार पे मेंटल ऑपरेशन करके समस्या का समाधान कर लेते हैं। परंतु यदि उनको वस्तु ना देकर उनके बारे में कुछ शाब्दिक कथन या वर्बल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो उनके सामने समस्या आ जाती है और उनको सॉल्व करने में उन्हें काफ़ी दिक्कत होती है। वो समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कम कर पाते हैं, लेकिन करते हैं पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं इस स्टेज में जो बच्चा समझता है। जैसे कि इसमें ये समझने लगता है कि अगर 2-3 बहनें हैं तो वो बहनें हैं, लेकिन कौन छोटी है कौन बड़ी है, इन चीज़ों का की समझ उसमें कम होती है। इसमें बच्चा ये भी समझने लगता है कि 2 into 2 4 हुआ है, तो 4+2 2 होगा, ये चीज़ें उसमें आ जाती हैं। दूसरी चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं, जैसे कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, किसी चीज़ का रिलेशन डेवलप हो जाता है तथा क्लासिफिकेशन डेवलप हो जाता है। और इस अवस्था में लिक्विड या तरल पदार्थ के बारे में जानने लगते हैं बच्चे, लेंथ और लंबाई के बारे में जानने लगते हैं, भार के बारे में जानने लगते हैं, सब्सटेंस के या तत्व के बारे में समझने लगते हैं, संबंधित समस्याओं, जो इनसे संबंधित कोई भी समस्या होती है उनका समाधान भी कर पाते हैं। इसके अलावा घटते क्रम और बढ़ते क्रम को समझने की क्षमता भी उनमें डेवलप हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि अधिक मैच्योर हो जाते हैं इस एज में बच्चे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टेज क्या है। होता है तो 4+2 2 होगा, ये चीज़ें इनको समझ में आ जाती हैं, क्लासिफिकेशन वगैरह समझ में आने लगते हैं, रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम
आइए देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज क्या है। तो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज जो है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, हम कह सकते हैं हिंदी में औपचारिक संक्रिया की अवस्था है। देखते हैं इसमें क्या है। दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 11 ईयर एंड कंटिन्यू टिल एडल्टहुड. In this stage, the thinking of adolescent become more flexible and effective. There are complete systemization in his thinking. Now they are able to solve a problem hypothetically by thinking and thinking. In this stage, it is not necessary for the items of the problem to be present in front of him in a concrete form for the solution of problem. मतलब जो ये स्टेज होती है या अवस्था होती है 11 साल से लेके एडल्टहुड तक चलती है। इस अवस्था में जो एडल्ट होते हैं उनका जो चिंतन होता है, मतलब जो थिंकिंग करने का तरीका होता है वो काफ़ी फ्लैक्सिबल होता है और प्रभावी यानी कि इफ़ेक्टिव होता है। इसमें उनके चिंतन में पूर्ण रूप से क्रमबद्धता आ जाती है, एक सिस्टमेटिक तरीके से सोच सकते हैं। अब ये किसी भी समस्या का समाधान काल्पनिक रूप से सोचकर एवं चिंतन करके समाधान करने में सक्षम हो जाते हैं। मतलब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको पहले सोचते हैं कि कैसे सॉल्व करना है काल्पनिक रूप से, फिर अगर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा उन चीज़ों के बारे में, और फिर उस समस्या का समाधान करते हैं। इस अवस्था में समस्या के समाधान के लिए आइटम के ठोस रूप से उनके सामने उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। इसमें मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो कंक्रीट होनी ज़रूरी नहीं होती हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है जो जिसे वो सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह के मतलब जो भी किशोर होते हैं या जो भी एडल्ट होते हैं वो चिंतन में वस्तुनिष्ठता तथा रियलिटी की भूमिका उनमें अधिक बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं डिसेंटरिंग पूरी तरीके से इनमें डेवलप हो जाती है। इसके अलावा जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन की, प्याजे के अनुसार अन्य जो अवस्था होती है उसके तुलना में काफ़ी वेरिएबल होती है तथा इसमें जो एजुकेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। जिन बच्चों का जो एजुकेशन लेवल काफ़ी नीचा होता है वो फॉर्मल ऑपरेशन थॉट भी उनका काफ़ी कम होता है। मतलब जो औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन होता है वो काफ़ी कम होता है। परंतु जिन बच्चों का एजुकेशन लेवल काफ़ी ऊंचा होता है उनमें जो फॉर्मल ऑपरेशन थॉट होते हैं उनमें काफ़ी अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी तरह से मतलब जो प्याजे ने अपनी 4 स्टेजेस दी हैं उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बल डाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपकी जो भी कन्फ्यूजन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उनको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान हो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।